In today's video, we are going to talk about average atomic mass. Average atomic mass. So this is our topic. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होती है। तो लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि एक क्लास है और उस क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो हैं 40, एक के हैं 50 और एक के हैं 60। और हमें कहा जाए कि आप इनका जो है एवरेज मार्क्स मालूम करें। तो हम कैसे मालूम करते हैं? डेफिनेटली हम इन तीनों जो मार्क्स हैं तीनों स्टूडेंट्स के, इनको हम ऐड करते हैं। इन तीनों को हम ऐड करते हैं, देन वी डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस केस में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3, तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अभी कितना आएगा एवरेज? दिस इज गोइंग टू बी 50। तो हम ये कह सकते हैं क्लास का जो एवरेज रिजल्ट है वो 50 है। नो अगर हम एटम्स की तरफ है तो देखिए एटम के लिए एवरेज मास की जरूरत क्यों पेश है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर हम एक सैंपल लें, यानी किसी भी एलिमेंट का एक सैंपल लें, लेट्स सपोज अगर हम ऑक्सीजन का एक सैंपल लें, ऑक्सीजन का एक सैंपल लें, ऑक्सीजन का अगर एक सैंपल लें तो उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 किस्म के एटम्स होते हैं। कितने किस्म के एटम्स होते हैं? 3 किस्म के। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। ठीक है, जो 3 किस्म के एटम्स होते हैं। यानी ऑक्सीजन का अगर हमें एक सैंपल मिले तो उसके अंदर ऑक्सीजन के एक किस्म के एटम नहीं होते बल्कि 3 किस्म के एटम्स होते हैं, जो कि हैं 16, 17 एंड 18। ये हमने कैसे फाइंड किए हैं? ये हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए फाइंड किए हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है हम डिटेल के साथ पिछले जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो हम जो है ना इन जो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं इनका हम एवरेज एटॉमिक मास मालूम करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी होता है। कैलकुलेशंस करने के अंदर किस तरह आसानी होती है और मुश्किल किस तरह होती है विदाउट एवरेज एटॉमिक मास। मिसाल के तौर पर अगर हमें दिया जाए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का अगर हमें एक सैंपल दिया जाए और हमें कहा जाए कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करें, क्या करें? मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। तो हम क्या करते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए क्या हम क्या करते हैं? ये जो इंडिविजुअल एटम्स हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, हम इनके जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास है उसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में हम क्या करेंगे? कॉपर का हम एवरेज एटॉमिक मास लेंगे, सल्फर का मास लेंगे और ऑक्सीजन का मास लेंगे। कैसे? Cu मास ऑफ कॉपर एटम प्लस, अब मास की जगह मैं सिर्फ m लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है। m ऑफ s यानी सल्फर प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम कॉपर देखें तो कॉपर के 2 आइसोटोप्स हैं और इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम पीछे पढ़ के ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। तो अब हम इसके अंदर कॉपर का कौन सा मास डालेंगे और ऑक्सीजन का कौन सा मास डालेंगे? जो कॉपर है हमारे पास इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, Cu63 एंड Cu65। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 16, 17 एंड O18। अब इस इक्वेशन के अंदर हम कॉपर का कौन से वाला मास पुट करेंगे और ऑक्सीजन का कौन से वाला मास पुट करेंगे? अगर हम कॉपर का ये वाला यानी 63 पुट करेंगे तो जवाब कुछ और आएगा, अगर 65 पुट करेंगे तो जवाब कुछ और आएगा। तो इसका हल क्या है? तो साइंस टेस्ट ने जो है
इसका हल कैसे निकाला? तो इसका हल निकाला गया एवरेज एटॉमिक मास मालूम करके। इन जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो आइसोटोप्स हैं, इनका जो है एवरेज एटॉमिक मास मालूम करके ये जो मुश्किल थी इसको आसान किया गया। तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है, एटम्स जो हैं, उनका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कैसे किया जाता है। तो एवरेज जो एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास, इसका जो फार्मूला मैं लिख रहा हूं वो है R1 M1 प्लस R2 M2 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर R1 क्या है। तो R1 क्या है? R1 जो है हमारे पास है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1। इसी तरह जो हमारे पास R2 है, R2 जो है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2। जबकि जो हमारे पास M1 है, M1 क्या है? मास नंबर ऑफ आइसोटोप 1। सिमिलरली जो M2 है हमारे पास वो है मास नंबर ऑफ आइसोटोप 2। इस पूरा जो फैक्टर है इसको हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है, इसलिए हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है R1 M1 प्लस R2 M2 डिवाइडेड बाय 100। R1 का मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, R2 रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2, M1 मास नंबर ऑफ आइसोटोप 1 एंड M2 मास नंबर ऑफ आइसोटोप 2। अब हम जो है एक एग्जांपल देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमें नियोन का जो है एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना हो तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें जो दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एक तो रिलेटिव अबंडेंस और दूसरा मास नंबर। और ये दोनों चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी नियोन जो सैंपल है इसकी हम जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे तो हमें इन दोनों की जो वैल्यूज हैं, रिलेटिव अबंडेंस और मास नंबर, ये हमें मालूम हो जाएगी। तो जब हमने नियोन की मास स्पेक्ट्रोमेट्री की तो हमें पता चला कि नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं? 3। नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22। ठीक है, 20, 21 और 22 क्या है इनका मास नंबर, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है। यही तो आइसोटोप की डेफिनेशन है ना, कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अब जो दूसरी चीज हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मिली वो थी इनकी रिलेटिव अबंडेंस। जो नियोन 20 है इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस थी वो थी 90.92% और नियोन 21 की थी 0.26% और जो नियोन 22 है इसकी है 8.82%। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट करके जो है एवरेज एटॉमिक मास मालूम करते हैं नियोन का। तो यहां पर मैं फाइंड कर देता हूं। तो R1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? R1 की जगह पे हम लिखेंगे आइसोटोप 1 का रिलेटिव अबंडेंस।
जो आइसोटोप 1 है इसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है 90.92 मल्टीप्लाइड बाय m1 यानी मास नंबर ऑफ आइसोटोप 1, तो इसका मास नंबर क्या है 20 प्लस करेंगे R2 हमारे पास क्या है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2, तो आइसोटोप की कितनी है रिलेटिव अबंडेंस 0.26 मल्टीप्लाई किससे करेंगे मैस नंबर से, इसके दूसरे आइसोटोप का मैस नंबर से, तो मैस नंबर कितना है 21 प्लस, मैं इसको नीचे ले आता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, प्लस जो तीसरा हमारे पास आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 8.82 8.82 रिलेटिव अबंडेंस और मल्टीप्लाई करने हमने इसको मैस नंबर जो कि हमारे पास क्या है 22 है। अब इस ओवरऑल फैक्टर को हमने डिवाइड कर देना है 100 के साथ। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है ऑलमोस्ट 20.18 AMU। ये जो है अब नियोन का एवरेज एटॉमिक मास है। तो अब जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक मासेस हमें दिए गए होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास ही दिए गए होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर ना हम नियोन का 20.18 यूज नहीं करते, हम ऑलमोस्ट 20 ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये जो 20 है मेमोराइज करने के लिए आसान होता है। ठीक है, हम इसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर देते हैं। एक और बात जो आपने जहन में रखनी है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है ना, एवरेज एटॉमिक मास इट कैन बी फ्रैक्शनल। एवरेज एटॉमिक मास जो है इशारिया के अंदर हो सकता है, बट जो मास नंबर है आइसोटोप का वो कभी भी जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फ्रैक्शन में मास नंबर? अगर हम मास नंबर देखें तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन ये होता है मास नंबर। और अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। न्यूट्रॉन की तादाद है जो एक एटम के अंदर या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, कभी भी इशारा के अंदर नहीं होगी, यानी 1.2 1.3। इसी तरह इशारा में कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होते। इसी तरह प्रोटॉन भी कभी फ्रैक्शनल नहीं होते। तो अब अगर हम इनका सम करें तो ऐसी चीजें जो कि फ्रैक्शनल नहीं है, इनका हम सम करें तो सम भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो डेट इज वाई जो एटम्स हैं उनका जो मास नंबर है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, जबकि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शनल हो सकता है। जैसा कि हमें अभी नियोन का फाइंड भी किया है, क्या था 20.18 AMU। तो जब भी आप जो है एटॉमिक मास यानी किसी भी एटम का मास देखें और वो फ्रैक्शन में हो तो फौरन आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो है एवरेज एटॉमिक मास है, बल्कि एवरेज एटॉमिक मास है और इंडिविजुअल एटॉमिक मास नहीं है।